नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग पे। आज मैं फिर से बात करूंगा महाराष्ट्र की, लेकिन इससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो कृपया बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। महाराष्ट्र में एक विचित्र राजनीति है वहाँ की। 2022 के बाद में 2022 में सबसे पहले शिवसेना टूटी थी, इस और उसका एक हिस्सा जो कि एकनाथ शिंदे के साथ निकल गया था, और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे उसके मुख्यमंत्री बने थे, और उसको तब एक शिंदे गुट कहा गया था। बाद में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको मान्यता मिल गई कि वही असली शिवसेना है। और दूसरी जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की रही, वो उभाटा रही, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपनी शिवसेना का नाम अपने नाम से क्यों रखा। वो बाला साहब ठाकरे के नाम से रख सकता था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे एक लीगेसी थे। और बेसिकली जो शिवसेना है वो उन्हीं के नाम से चल रही है। यदि बाला साहब ठाकरे नहीं होते तो शिवसेना नहीं होती, तो उन्हें बाला साहब ठाकरे या शिवसेना बाल ठाकरे रखना चाहिए था, अगर उसको वो एक यंग नाम देना चाहते थे। क्योंकि उद्धव की खुद की तो कोई ब्रांड वैल्यू है नहीं, तो फिर उन्होंने क्यों उद्धव उद्धव बाला साहब ठाकरे रखा। वो नाम नहीं रखना चाहिए था। खैर, ये उनका एक नजरिया रहा होगा, या उनका जो जो अ, सलाहकार है संजय राउत, उन्होंने कहा होगा कि बाला साहब आपका नाम ही रहना चाहिए, क्योंकि बाला साहब के तो अब दो या तीन लेनदार हो गए हैं, तीन दावेदार हो गए हैं। तो खैर, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। शायद अगर वो उसमें अपना नाम नहीं रखना था तो शायद आज उनका राजनीतिक जो अ, स्थिति है उनकी, वो शायद अब से बेहतर हो। महाराष्ट्र में इस तरह उसके बाद अजीत पवार छिटके एनसीपी से, शरद पवार के एनसीपी से, और उन्होंने भी एक नया गुट बनाया, और उप मुख्यमंत्री हो गए से उसके साथ में शिवसेना शिवसेना की सरकार में, बीजेपी शिवसेना की सरकार में। और फिर उन्होंने बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लिया, और एक बड़ा चंक उनके साथ निकल के आ गया शिवसेना का, एनसीपी शरद पवार का। लेकिन इन दोनों पार्टियों को जब इन्होंने महाविकास महायुति बनाई, इनको एक सेटबैक मिला लोकसभा के चुनाव में, जब कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उबाटा ने अच्छा प्रदर्शन किया, और मेजोरिटी ऑफ सीटें उन्होंने जीती। लेकिन पासा बहुत ही जल्दी पलट गया विधानसभा में। तीनों कांग्रेस, एनसीपी और एनसीपी शरद पवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना लगभग साफ हो गए विधानसभा में। उसके बाद में फिर से अफवाहें आने लगी कि उद्धव ठाकरे ने कोशिश की वापस से एनडीए में आने की। एनडीए में जो वो कई बार अमित शाह से मिले, और अमित शाह ने उन्हें बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो आपके पास गेट एंट्री है वो अ, एकनाथ शिंदे के थ्रू ही आएगी। और शायद इज्जत की बात थी, तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से नहीं मिलना चाहते थे। उधर राज ठाकरे से उनके मिलने के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। कम से कम 5-6 महीने से मीडिया में तो ये खबर चल रही है, लेकिन अभी भी रिसेंट में एक संजय राउत का बयान आया है कि हमको फॉर्मल प्रपोजल चाहिए राज ठाकरे से। और राज ठाकरे ने जो वो हिंदी भाषा के इम्पोजिशन में जो 5वीं या 6ठी क्लास तक कंपलसरी की गई थी, उसके विरुद्ध जो आंदोलन चला है, उसके बाद ये स्पष्ट कह दिया कि हमारा कोई शिवसेना से केवल इसी बात पर एक मेल मिलाप था, कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल नहीं है, और सीट शेयरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से वो लटक गया। उसके बाद अजीत पवार और शरद पवार के मिलने की बहुत सारी बातें आई, उसका दोनों ही पक्षों से खंडन किया गया, लेकिन मीडिया में काफी समय तक चलता रहा। अब लेटेस्ट में अब जो है वो एक पार्टी के अंदर पार्टी बनने वाली है, जबकि ये कहानी है एनसीपी की। एनसीपी यानी एनसीपी शरद राव पवार की। उनमें जो जयंत पाटिल, जो सबसे नजदीकी नेता थे शरद पवार के, उन्होंने महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने ये घोषणा उनके स्थापना दिवस पर ही कर दी थी कि वो छोड़ना चाहते हैं, और अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब एक 15 जुलाई को मीटिंग होगी, इसमें ये तय किया जाएगा कि कौन महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहे। वैसे तो ये सब घिसी पिटी पार्टियां हैं, इनका कोई अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ब्रांड वैल्यू नहीं रह गया है। शरद पवार भी अपने राजनीतिक जीवन में अस्त की ओर हैं, लेकिन फिर भी वो फड़फड़ा रहे हैं। जैसा कि आपको होता है कि जब गाड़ी या आलौद धीम बंद होने लगती है तो वो फड़फड़ाती है, तो वो उस तरह फड़फड़ा रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं हो रहा, तो जयंत पाटिल ने उनका इस्तीफा दे दिया। अब जयंत पाटिल के इस्तीफे पर जयंत पाटिल का तो कहना है कि नहीं, मैंने ये
पार्टी में यंग लोगों को स्थान को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। और एक अजीत पवार, शरद पवार के एक और भतीजे हैं, दूसरे पवार, उन्होंने रोहित पवार, उन्होंने इसका स्वागत किया कि इससे यंग आदमी पार्टी में आगे आएंगे। अब कौन यंग आएंगे? सुप्रिया शुले तो खुद ही पार्टी के अध्यक्ष, तो वो मारा, और ये महाराष्ट्र के अलावा कहीं पर है भी नहीं पार्टी। हालांकि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये लोग पता नहीं क्यों प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। हर पार्टी, जैसे अब आप लीजिए राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, वो भी, उनका भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और एक बिहार का अध्यक्ष होता है, जबकि उनमें उनका बिहार के अलावा कहीं वजूद नहीं है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक आध छुटपुट इधर उधर कहीं होंगे। अ, तो ये और इसी के देखा देखी अब बीजेपी में भी वो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने लगे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो नड्डा हैं या जो होंगे बीजेपी के, वो बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष और ये सब होने चाहिए। तो जैसे कांग्रेस में पहले पीसीसी हुआ करती थी और एआईसीसी होती थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और पीसीसी है ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। कांग्रेस में ये नहीं कहा जाता है कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि पत्रकार उन्हें ये कहते हैं, लेकिन कांग्रेस एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, और बाकी जो होते हैं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं, पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तो एक नया चलन चालू हो गया है इसमें। जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं स्टेट लेवल के, वो इस तरह से अपने आप को नेशनल अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। ये डीएमके और टीडीपी आदि दक्षिण के पार्टियों के साथ में ये बीमारी नहीं है, खैर। तो अब जयंत पाटिल जो एक बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि जयंत पाटिल दोनों एकनाथ शिंदे से मिले हैं, और देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं, और वो किसी न किसी भी समय वो इन दोनों में से कोई एक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो अपने पत्ते खुले रखेंगे, जैसे क्योंकि वो शरद पवार के शिष्य हैं, और शरद पवार का जैसा होता है कि जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो दो गेट पास उनके पास होते हैं, बोर्डिंग पास होते हैं उनके पास, कि वो दिल्ली भी जा सकते हैं और चेन्नई भी जा सकते हैं। तो उनका अभी भरोसा नहीं है। लेकिन जयंत पाटिल यदि ऐसे ही स्विच ओवर करते हैं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जाएगी, तो कम से कम 2/3 सदस्य जो शरद पवार गुट के हैं, वो अपने साथ लेके जाना पसंद करेंगे। और शायद उनके इस स्विच ओवर में देरी इसी बात की हो रही है कि वो कौन से जो सदस्य होंगे और कितने सदस्य, विधानसभा सदस्य वो अपने साथ ले जाए। और इसका निर्णय जो 15 तारीख को मीटिंग होगी उसी में होगा, ऐसा मानना है। जो 15 जुलाई यानी कल मीटिंग होगी, उसमें ये निश्चित रूप से पता चलेगा कि कितने लोग जयंत पाटिल के साथ जाएंगे, और उस पर उनका भविष्य निर्णय करता है। जयंत पाटिल अभी उनकी ज्यादा उम्र नहीं है, एक मात्र 64 साल के हैं, और उनका एक लंबा, कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड से भी देखें तो 11 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। पर यहाँ पर एक बार फिर से सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा एक तरह से फिर से, जैसे दूसरे बंगाल और अभी तमिलनाडु वगैरह में कर रही है, जहां पे जिनसे लड़ती आ रही थी एक एक करके उनके सदस्यों को ही अपने साथ शामिल करते जा रही है, तो क्या भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाएगा? क्या कांग्रेस युक्त भाजपा हो जाएगी? जबकि भाजपा को कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, और इसका भारी नुकसान उनको बंगाल के चुनाव में हुआ। हाँ, और अभी कुछ जो समीक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि तमिलनाडु में भी उन्होंने के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाकर, और एआईएडीएमके यानी एक द्रविडियन पार्टी से समझौता कर कर गलती की। और वहां तो ये माना जाता है कि जो विजयन है विजय है, जो एक फिल्म एक्टर है, वो शायद अगली बार सत्ता में आ जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है, और वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों, खुद वो ईसाई हैं, उन सबके साथ में काफी पॉपुलर है। तो भाजपा को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, और उनको दूसरी पार्टियों का कचरा नहीं लेना चाहिए। तो ये मेरे विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।